अस्सलाम वालेकुम। सोना स्पेशल के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला। वफाकी हुकूमत की मुद्दत 1 महीने बाद मुकम्मल हो रही है और कौमी असम्बली 1 माह बाद तहलील हो जाएगी। इसके बाद सबसे अहम मरहला होता है निगरान हुकूमत का क़याम, और उसका तरीक़ेकार ये होता है कि वज़ीर आज़म और इसके साथ साथ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मिलकर एक नाम पर बाहमी मुशावरत के बाद इत्तफ़ाक़ करते हैं और निगरान वज़ीर आज़म का ऐलान किया जाता है। अगर ये दोनों किसी एक नाम पर मुत्तफ़िक ना हो तो ये मामला पार्लिमानी कमेटी में चला जाता है। पार्लिमानी कमेटी को कुछ नाम दिए जाते हैं, उसमें से एक नाम पर इत्तफ़ाक़ अगर ना हो तो फिर ये मामला आगे इलेक्शन कमीशन के पास चले जाता है और बिलाखिर इलेक्शन कमीशन किसी एक नाम का ऐलान कर देता है। आगे इलेक्शंस का साल है ये, और इन इलेक्शंस से बड़े लोगों को उम्मीदें भी हैं, कुछ लोगों को ख़तरात भी हैं, और पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के इन इलेक्शंस पर लगी हुई हैं। सबसे अहम सवाल यही है आजकल कि अगली हुकूमत किसकी बनने वाली है, अगला वज़ीर आज़म किसका होगा, अगला सदर किसका होगा, और पावर शेयरिंग का फार्मूला कैसा होगा, और अगली हुकूमत कितनी मजबूत होगी, और सबसे बढ़कर ये सवाल कि क्या आने वाली हुकूमत अवाम के मसाइल हल कर पाएगी या नहीं। इन्हीं मामलात पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है मारूफ तज्ज़ियाकार डॉक्टर आबिद अब्बासी साहब ने, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। ब्रिगेडियर साहब, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर लिया है इमरान शफीक साहब, जो कि साबिक प्रोसिक्यूटर नैब हैं, जो कि इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर आबिद अब्बासी साहब आपकी जानिब आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब, बड़े अरसे से इलेक्शन की बातें हो रही थी और यही कहा जा रहा था, एक नैरेटिव यही बनाया जा रहा था कि इलेक्शंस में ही इस मुल्क के तमाम मसाइल का हल है। आपके ख्याल में आने वाले इलेक्शंस कितने अहम हैं, और आप समझते हैं कि कोई स्मूथ ट्रांजिशन हो पाएगी इसमें? Thank you very much, Imran. First of all, I would like to thank you to invite me in your show for the first time. तो जी, ये बड़ा important question है कि आज पाकिस्तान जिस दौराहे पे खड़ा है, पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली हमारी हिस्ट्री जो है वो कोई इतनी ज़्यादा काबिले फ़ख्र नहीं रही इस हवाले से, इलेक्शंस के हवाले से, कि इलेक्शन में धांधली और अपोजिशन का शोर, और फिर उसके नतीजे में हमने बहुत सारे मुश्किलात फेस की। अनफॉर्चुनेटली 75 सालों में अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारी 15 हुकूमतें, 15 असम्बलियों को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए थी, चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे मुल्क में जो आइनी मुद्दत है वो 5 साल की है। लेकिन ये बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में उस तरह से स्मूथ ट्रांजिशन नहीं होती रही। स्मूथ जो है वो एक फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी अनफॉर्चुनेटली यहाँ नहीं हो सका। लेकिन इस दफ़ा जो इलेक्शन से हमने देखा कि 2008 में जो पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, उन इलेक्शन के नतीजे में जो हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई, वो हुकूमत तो अपनी आइनी मुद्दत 5 साल की पूरी नहीं कर सकी, लेकिन उस पार्लियामेंट ने अपनी मुद्दत पूरी की और 2013 में गिवन टाइम के ऊपर इलेक्शंस हुए। उन इलेक्शन के नतीजे में भी हमने देखा कि हुकूमत तो अपनी टर्म पूरी नहीं कर सकी। मियां नवाज शरीफ की हुकूमत जो है वो 2017 में ख़त्म हुई और एक नई हुकूमत आई, लेकिन पार्लियामेंट ने अपनी मुद्दत पूरी की। और अब ये हम तीसरी दफ़ा देखने जा रहे हैं कि इसमें इस जो हमारी इनकम्बेंट गवर्नमेंट है और इनकम्बेंट पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट भी अपनी आइनी मुद्दत तकरीबन पूरी करने जा रही है। इसमें कमोबेश 1 महीना रहता है, अगरचे इसमें बहुत उतार चढ़ाव आए हैं 2018 से लेकर 2023 तक। और हमने देखा कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एक हुकूमत जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में घर भेजी गई, और अपोजिशन ने मिलकर और कुछ वही पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अलाइड थी प्रीवियस गवर्नमेंट में, उनके साथ मिलकर एक हुकूमत बनाई। लेकिन फिर हमने देखा कि पीटीआई और पीटीआई के चेयरमैन ने एक ऐसी एनॉमली क्रिएट की इस मुल्क में कि वो बाय हुक कर क्रुक अपने पॉलिटिकल मफादात हासिल करना चाहते थे। उन्होंने फाशिस्ट टेंडेंसीज जो हैं उनके यहाँ ओत कराई, और उनके ज़रिए से उन्होंने हुकूमत का हाथ मरोड़ कर और रियासत का हाथ मरोड़ कर अपनी जो है वो ख्वाहिशात को, अपनी पावर में आने की ख्वाहिशात की तकमील की, और वो तकमील तो ना कर सके लेकिन वो ख्वाहिशात करते रहे। उन ख्वाहिशात के नतीजे में उन्होंने देखा कि पूरे मुल्क में एक मैस क्रिएट हुआ। उनकी फेलियर्स जो था, बीइंग प्राइम मिनिस्टर, बीइंग अ गवर्नमेंट इन द कंट्री, 4 सालों में जो उनके फेलियर्स थे, उन फेलियर्स से नज़र हटाने के लिए उन्होंने मुल्क में ऐसा एक जो है वो हंगामा बर्पा किया कि रियासत की इदारों के ऊपर वो चढ़ दौड़े, पाकिस्तान की स्टेट के ऊपर वो चढ़ दौड़े। और 9 मई को हमने एक ऐसा वाक़या देखा, एक ऐसा
जो है वो अगली फेस नज़र आया हमें उस पॉलिटिकल पार्टी का। और पाकिस्तान की बदकिस्मती के हमारे दुश्मन 75 सालों में जो काम न कर सके वो एक पॉलिटिकल पार्टी ने किया, और रियासती इदारों के ऊपर उन्होंने हमले किए जो हमारे मुल्क के शोहदा हैं, जो हमारे मुल्क की सरहदों का दिफा करते। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से पाकिस्तान जितने बहरानों में इस वक्त मुब्तला है, सियासी बहरान भी है और मुआशी बहरान भी है, जो नई गवर्नमेंट होगी वो कितनी मजबूत आप देख रहे हैं? और सब लोगों को जिस तरह से उम्मीद भी है कि आने वाली हुकूमत जो है उनके मसाइल का हल तलाश करके देगी, आप समझते हैं कि इतनी मजबूत गवर्नमेंट आने वाली है अगले इलेक्शंस में? देखिए, एक तो पहले तो हमें इस ट्रांजिशनरी पीरियड से गुजरना है कि स्मूथली जो पार्लियामेंट अपनी मुद्दत की आइनी मुद्दत की तकमील करे और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एक केयर टेकर गवर्नमेंट आए जो आइन की 18वीं तरमीम के अंदर जो तरीक़ाकार दर्ज है उसके मुताबिक, और वो एक फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराए। खुदा करे कि इस मुल्क में अभी जो इलेक्शंस हों वो फेयर भी हों, ट्रांसपेरेंट भी हों और इम्पार्शल तरीके से इलेक्शन कमीशन उनको कराए जो कि एक आइनी इदारा है। अगर वो इलेक्शन फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट होते हैं और दुनिया उनको फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट मानती है और वो स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी होती है, तो मेरा ये ख्याल है कि इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है कि एक मजबूत गवर्नमेंट आए और वो गवर्नमेंट ही पाकिस्तान के अवाम की मैंडेट को स्पीक करे और उस मैंडेट के कॉन्फिडेंस के ऊपर डिसीजन ले, और वही डिसीजन हमारे मुल्क की इकॉनमी को और हमारे मुल्क के इस पोलिटिकल टर्माइल को ख़त्म कर सकता है। ठीक हो गया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आपके ख्याल में पहले बड़ी बात हो रही थी कि इलेक्शन इस्लाहात के बाद इलेक्शन में जाया जाए, बड़ी जमातों को दावत भी दी गई लेकिन जमातों ने टेबल चेयर नहीं किया, एक पेज पे नहीं आई इस अहम मामले पर। आप समझते हैं कि वो जो इलेक्शन इस्लाहात जिनका जिक्र किया जा रहा था पहले, उसके बगैर इलेक्शंस में चले जाना और इलेक्शंस के नताइज को फिर कौन तस्लीम करेगा? देखें, इमरान भाई के सबसे जरूरी, वाकई मैं हमेशा ही एडवोकेट करता रहा इस बात को कि आपको एक नेशनल कंसेंसस करना चाहिए था, नेशनल डायलॉग करना चाहिए था, और उसके बाद बैठ के तमाम मामला तय करते इलेक्शन के, ट्रांसपेरेंसी के, एक्सेप्ट करना चाहिए इलेक्शन जो पार्टी जीतती और अननेसेसरी ब्लेम, काउंटर ब्लेम मुझे देना। लेकिन क्योंकि अब तो वो टाइम गुजर गया, तो अब वी शुड एक्सपेक्ट फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, एक टाइम पर असेंबली रिजॉल्व हो और इलेक्शन हो, दिस व्हाट इज अ पार्ट ऑफ। लेकिन देखना ये है कि उसके बाद हुकूमत कैसे बनती है। बात यह है कि इस वक्त आपके सामने एक इस्तेकाम जो पाकिस्तान पार्टी है वो भी नई बनी है, उसके बाद एक पार्टी जो है अपने आप को खुद कौम को लाड़ी मारी और जिससे कि 9 मंथ का हादसा किया और बिल्ड किया एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, फौज के खिलाफ, और जंग बच्चों के माइंड का ब्रेन वॉश किया और कल्मिनेशन 9 मई को की। उस पार्टी का क्या भी अभी तक क्लियर नहीं है। नंबर 3 बात है कि PDM की हुकूमत क्या 1-1.5 साल में अवाम को डिलीवर किया, ये भी हमने देखना है। PMN की क्या कारकर्दगी है रिलेटेड टू आपको जितने महंगाई है, इन्फ्लेशन है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, कुड दे सॉल्व और अवाम के लिए कुछ कर सके, लेस अपने पर्सनल जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के आपने लेजिस्लेशन भी की, कलम स्टडी की, नैप को कमजोर किया, ये भी देखने की बात है। तो इट लुक्स वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन जी। अभी मियां साहब हैं, कैसे आते हैं, आना भी है, किस वक्त आना है, इलेक्शन में आके कैंपेन में हिस्सा लेते हैं, इस चीज का बनता है, ये भी क्वेश्चन मार्क है। सो अगर इन सारी चीजों को हम देखें तो मुझे यही ये एक बहुत ही वो जो अगर बेस्ट तो मुल्क के लिए था कि एक्चुअल मेजोरिटी के साथ पार्टी आती और वो विदाउट ब्लैकमेलिंग ऑफ अदर पार्टीज और इंडिविजुअल के छोटी पार्टियों के वो अपनी कारकर्दगी दिखाते और मुल्क के लिए कोई बेहतर कानून साजी करते। इसमें यही होगा कि अब एक लिमिट होगी, मखलूत हुकूमत होगी, इसमें वही होगा कि कभी एक पार्टी ब्लैक कभी दूसरी करी, और वही 80-70 अगर आपने मिनिस्टर बना देने, एडवाइजर बनाने हैं तो क्या ये होगा। तो देयर बिग क्वेश्चन मार्क, बट लेट्स होप कि असेंबली रिजॉल्व होती हैं 1-2 दिन पहले, फिर 90 डेज मिलते हैं, देखना है कि इलेक्शन कैसे होती हैं। और पीसी कमीशन का किरदार है, वो ये कहेंगे कि हमने अभी डिजिटाइजेशन सेंस की नहीं कही है, हमने डिलिमिटेशन नहीं बनाई है, हल्काबंदियां नहीं है, उसके लिए हमें टाइम चाहिए, क्या चाहिए, ये बहुत सारी चीज़ें जो पहले सॉल्व होनी चाहिए थी, बट लुक्स कि ये डिजॉल्व असेंबली होने के बाद ये सारी सेटल होंगी। तो ब्रिगेडियर साहब, जैसे कि आपने जिक्र किया कि नवाज शरीफ साहब जो है वो वतन वापस आते हैं नहीं आते, नासिर भट्ट साहब ने दावा कर दिया कि वो 14 अगस्त से पहले वतन में वापस होंगे और 12 तारीख तक, 12 अगस्त तक असेंबली अपनी मुद्दत भी पूरी कर रही है। आपको लगता है कि
वाकई इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और उनके बगैर जो है इलेक्शन में जाना अफोर्ड नहीं कर सकती मुस्लिम लीग नून? देखें, बिल्कुल मियाँ साहब को आना चाहिए। आके अगर A1 और केस रह गया क्यों मिले थे, वो भी फेस करना चाहिए। प्रोटेक्ट बाद में बेल हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है, बट ही शुड स्टैंड विद दिस पार्टी। और अगर आप इस तरह छुपते रहेंगे तो कब तक होगा? सेकंड ये कि मुझे तो यही लगता है कि शायद मियाँ साहब जब उमर अत्याब बंदियाल साहब 16 सितंबर को रिटायर होते हैं, उसके बाद 17-18 को जब आपके नए चीफ बनते हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायदी साहब, आप फिर आते हैं, ये सब भी क्वेश्चन है। क्योंकि अभी आते हैं तो वो यही उनको डर है कि शायद अभी केसेस हैं मेरे ऊपर, मेरी बेल ना हो और मैं फिर अरेस्ट हो जाऊं। पॉलिटिशियन को अरेस्ट से डरना नहीं चाहिए, डरनी चाहिए। आप फेस करें और अवाम में कॉन्फिडेंस डेवलप करें। जी। अगर लेट होते हैं तो फिर अगर वो सितंबर में आते हैं तो उनके पास टाइम कितना रह जाएगा? 2 महीने, 1-1.5 महीने में क्या आवाम को कन्विंस करेंगे, क्या मैनिफेस्टो देंगे? इलेक्शन स्लोगन के अभी वो इज्जत दो, ये तो अब आपका स्लोगन बहुत पुराना हो गया, वो आपको 4 साल पहले है। तो ये काफी कॉम्प्लिकेशन है। इट्स Right. गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है। इमरान शफीक साहब, नैब का बड़ा रोल है। पिछले इलेक्शंस में हमने देख भी लिया कि जिस तरह से सजाएं दी गई और उसके बाद जो सियासी मंजरनामे पर उसका असर पड़ा वो भी हमने देख ही लिया। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो नाअहल भी हो गए, उनको सज़ा भी हो गई। अब उन्हीं मुकदमात में उनको बरियत भी मिल रही है, उनको रिलीफ भी मिल रहा है, लेकिन एक मरतबा फिर से नैब तरमीम कर दी गई हैं। आप अगले इलेक्शन तक जो है नैब का रोल क्या देख रहे हैं और ये जो केसेस हैं वो कितना रोल प्ले करेंगे सियासी मंजरनामे पर? देखिए इमरान, जो बात चल रही है वो उसमें इलेक्शन के जिस तनाजुर में बात कर रहे हैं, यकीनन पाकिस्तान की तारीख में नैब का किरदार हमेशा मुतनाज़ा ही रहा है और एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर पर, टूल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। और नैब जिन लोगों के ख़िलाफ़ भी मुकदमात बनाए हैं, उन मुकदमात से गुजरने के वो ज़्यादा साफ़ सुथरे होकर मैदान में आए हैं और उनके बारे में हमदर्दियाँ ज़्यादा पैदा हुई हैं, बजाय इसके कि ये साबित हो सके कि वो करप्शन उन्होंने की या उन पर करप्शन का लेबल लग सके, उन पर मज़लूमियत का और लोगों की हमदर्दी लगा। और ये साबित हुआ कि नैब ने, चाहे एहसन इकबाल साहब का केस हो, ख्वाजा बरदरान का केस हो, ख्वाजा साद साहब का, या और बहुत से पोलिटिकल केसेस हैं, आप देखते रहें तो उनके यही होता रहा है। लेकिन उस अरसे में अभी जो नैब में तरमीम हुई, देखिए वो 4 माह के लिए जो ऑर्डिनेंस है, उस ऑर्डिनेंस का जो टाइम पीरियड है दौरानिया है, इंटरेस्टिंग है। वो 4 माह का पीरियड यही है, अभी से वो शुरू हुआ है, वो 4 माह इलेक्शन के अरसे में वो चलेगा और आगे मजीद 4 माह उसमें तोसी भी दी जा सकती है। तो अगर ऑर्डिनेंस चलता है तो इस ऑर्डिनेंस को लाने का मकसद तो बज़ाहिर जो नज़र आता है वो बिल्कुल वाज़ेह नज़र आता है, क्योंकि हुकूमत ने जो पहले मौक़िफ़ इख्तियार किया था वो ये था कि नैब का कानून का इस्तेमाल गलत अंदाज में किया गया है और बड़ा सख्त कानून है। लेकिन अब वही कानून उसको वापस लाया गया उसके अंदर, तो यकीनन ये इसके पीछे सियासी मकासद और मुहर्रिकात नज़र आते हैं। लेकिन एक इमरान साहब, ये चीज़ जो मेरे फाजिल दोस्त भी डिस्कस कर रहे थे, अगर पाकिस्तान में सियासी स्टेबिलिटी चाहिए तो उसका कोई भी और हल नहीं है। पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं नतीजे पर पहुंचे हैं कि कानूनी हुक्मरानी के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, आगे नहीं सकता। तो अगर हम ये चाहते हैं कि ये कानून की हुक्मरानी कायम हो, तो कानून की हुक्मरानी करने का जो सबसे पहला जीना हुआ करता है वो आज़ाद और खुद मुख्तार इलेक्शन करते हैं, गैर जानिबदार इलेक्शन हुआ करते हैं। अगर किसी इलेक्शन के बारे में ये तासुर पैदा हो जाए और किसी हुकूमत के बारे में जो इलेक्शन के नतीजे में आए बारे में ये वाज़ेह तौर पर सवालात जन्म लें कि वो एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के प्रोसेस के नतीजे में एक लाई गई है, तो यकीनन वो मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं ला सकती, वो मुल्क में अमन और इंसाफ नहीं ला सकती। लेकिन इमरान शफीक साहब, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन पाकिस्तान का अलमिया ये है, जितने भी इलेक्शंस हो गए हैं तो पाकिस्तान में ना तो जीतने वाला ना तो हारने वाला, दोनों ही इलेक्शन को फ्री एंड फेयर नहीं मानते। इसकी क्या वजह है? जो जीतने वाला वो कह रहा था मुझे इससे भी ज़्यादा नशिस्तें मिलनी चाहिए थी, जो हारने वाला कह रहा है हमारे साथ धांधली हो गई, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो गई। तो कैसे किस तरह के इलेक्शंस हो जाएं जिसको सब लोग तस्लीम कर लें? मिनवन, देखिए पिछले ही को देख लीजिए आप, 2018 के इंतखाबात में क्या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं की गई? क्या लोगों की वफादारी से तब्दील नहीं की गई?
क्या लोगों को अहल नहीं किया गया, यानी इलेक्शन से पहले पहले क्या एक लोगों को जोक और जोक जहाज़ों में बिठाकर किसी एक पार्टी में शामिल किया गया। ये सारे काम किए गए, इलेक्शन से पहले भी किए गए, फिर इलेक्शन के दौरान भी किए गए और बाद, यानी प्री पोल इंजीनियरिंग, पोस्ट पोल इंजीनियरिंग और पोलिंग डे इंजीनियरिंग, ये बाद में तीनों 2018 के इलेक्शन में हर अंदाज की धांधली के जरिए ये काम किया गया आता है। अच्छा, वही टूल्स, वही हरबे अगर इस इलेक्शन में भी नजरू हो जाए, और ये अभी से कराची से नजर आया है, आपने कराची के बल्दियाती इंतखाबात को देखा, कराची के बल्दियाती इंतखाबात के नतीजे में जो वहाँ हुकूमत वजूद में आए, वो कराची के जो बल्दियाती सेटअप के नतीजे में मेयर कराची का जो इंतखाब हुआ है, उस आपने महसूस नहीं किया कि कैसे पीटीआई ने एक जमात इस्लामी के साथ बात किया, उनकी अक्सरी अक्सरियत जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी, उनके जो इलेक्टेड काउंसलर्स थे, नाजमीन थे, वो कैसे गायब हुए और उसकी अपनी मर्जी का मेयर लाया गया और बिठाया गया। ये चीज़ अगर बल्दियाती इलेक्शन में आप ये अंदाज़ा लगाइए, अगर ये बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की वहाँ सिंध में हुकूमत है और अगर ये एक मेयर के इलेक्शन में अगर ये कुछ कर सकते हैं, तो आप जरा इसी से अंदाजा लगाएं कि अगले में पाकिस्तान में क्या कुछ होने वाला है। ये बड़ा अहम पॉइंट आपने उठाया। आपका यही पॉइंट जो है, इशारा दे दी, आपका यही पॉइंट मैं डॉक्टर साहब की जानिब लेके चाहूंगा। डॉक्टर साहब, जैसे कि इमरान साहब ने ये बड़ा अहम नुक्ता उठाया है कि कराची में बल्दियाती इलेक्शंस तो हमने देख लिए, मेयर के इलेक्शंस भी देख लिए, क्या हम ये कह सकते हैं आज की सिचुएशन को देखते हुए कि जो जनरल इलेक्शंस होने जा रहे हैं, आम इंतखाबात, वो कराची के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, मेयर का इलेक्शन है, उसका रीप्ले होने जा रहा है? देखिए जी, कराची का जो मेयर का इलेक्शन है, इस पर बड़ी कंट्रोवर्सीज़ हैं। मुख्तलिफ जो पीपल्स पार्टी का आप मौक़िफ़ सुने तो वो डिफरेंट है, और बहुत सारे इम्पार्शल एनालिसिस जो हैं वो उनका मौक़िफ़ डिफरेंट है, जमात इस्लामी का डिफरेंट है। एक नुक्ता नज़र ये है जो इमरान शफीक साहब ने दिया, लेकिन एक नुक्ता नज़र ये भी है कि कराची में गुज़श्ता 20 सालों में जमात इस्लामी एक सिंगल सीट MPA की जीत सकी, उनकी वहाँ कोई रिप्रजेंटेशन नहीं थी, और MQM के बाइकाट की वजह से उन्हें कुछ सीटें ज़्यादा मिल गई। और फिर दूसरी तरफ जब PTI ने उनके साथ इत्तेहाद किया, तो पूरे पाकिस्तान में PTI के मरकजी जो लीडरान हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जो फवाद चौधरी का आप नाम लीजिए, आप कराची से अली जैदी का नाम लीजिए, गवर्नर जो कराची सिंध के थे इमरान इस्माइल, उनके नाम लीजिए, वो छोड़ के जा रहे हैं। तो वो बेचारे जो चेयरमैन थे, वो कहाँ से इतनी हिम्मत लाते कि वो वहाँ पे खड़े होते हो। जब पूरी की पूरी PTI जो है वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ी, तो वो PTI के चेयरमैन जो है वो PTI की हैसियत से जमात इस्लामी की हमायत कैसे करते। तो ये कंट्रोवर्शियल बातें वो नहीं आए, तो उनको आना चाहिए था। ये बात तो जमात इस्लामी को और हमारे जैसे तज्जिया निगारों को PTI से पूछनी चाहिए कि आपके कहाँ थे मेयर, या तो वो मेयर या वो जो चेयरमैन थे वो आके ये बताएं कि उनको पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कहीं कैद रखा हुआ था, कि कोई सबूत उसके साथ सामने आए, तो फिर हम पीपल्स पार्टी को मुलायन कर सकते हैं। मेरा ख्याल है बल्दियाती इलेक्शन की डायनामिक्स डिफरेंट होती है, और पाकिस्तान में जो कौमी इलेक्शन होते हैं वो बहुत बड़ा वाक़या होता है। होना ये चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर, जैसे मैं तो पहले ये बात कह चुका हूँ कि न सिर्फ ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, बल्कि ट्रांसपेरेंट होते हुए नजर भी आए। देखिए, दुनिया भर के इदारे पाकिस्तान के इलेक्शन के ऊपर नज़र रखते हैं। पाकिस्तान के अंदर ऐसे इम्पार्शल जो है वो वॉच डॉग्स हैं जो उसको देखते हैं, सारी दुनिया उसको देख रही होती है, और इलेक्शन जब ट्रांसपेरेंट होते हैं तो वो नज़र आते हैं। ये बात तो दुरुस्त है, मैं बिल्कुल बतौर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट की ये बात जानता हूँ कि 100% किसी भी डेमोक्रेसी में फ्लॉलेस इलेक्शंस मुमकिन ही नहीं है, लेकिन इतना हो कि ओवरऑल वो इलेक्शन जो है वो इम्पार्शल हों, सबके लिए काबिल कबूल हों, और वो ऐसे इलेक्शंस हों जिसके ऊपर कम से कम जो इम्पार्शल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वॉच डॉग्स हैं, जो इलेक्शन का मॉनिटरिंग करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, वो हों, और मीडिया इंडिपेंडेंटली अगर उसको देखे, तो वो इलेक्शन अगर बहुत बड़ी हद तक इम्पार्शल और ट्रांसपेरेंट हो, तो मेरा ख्याल है वो एक आइडियल सिचुएशन होती है किसी मुल्क के लिए। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा डॉक्टर साहब। सिर्फ इलेक्शन की बात नहीं है। जी, आपने बड़े अहम नुकात आपने उठाए हैं, और इन्हीं अहम नुकात को हम ब्रिगेडियर साहब की जानिब भी लेके चलेंगे। और अब फिलहाल हमें छोटी सी ब्रेक लेनी है, जब ब्रेक से हम वापस आएंगे और उसके बाद हम ब्रिगेडियर साहब से ये पूछेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कहाँ गलती हो गई। पंजाब में उनकी हुकूमत थी, वो खुद ख़त्म कर दी। KP में उनकी हुकूमत थी, दूसरी दफ़ा मुंतखब हुए थे, वो भी ख़त्म कर दी। फिर कौमी असम्बली से अक्सरियती जमात थी, वो वहाँ से रिज़ाइन कर दिया गया। फिर अब गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर आला भी उनका नहीं रहा। तो ये सब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खो दिया है। इसके बाद इलेक्शन में जाना उनके लिए कैसा होगा, इस चीज़ पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ऐसी कौन सी गलतियां हो गई कि पॉलिटिकल कैपिटल उन्होंने अपना खो दिया है, पार्टी तितर बितर हो गई है, पार्टी से इतने लोग छोड़ के जा रहे हैं, अब पीछे रह क्या गया? आगे आने वाले दिनों में बड़े इंपॉर्टेंट डेज आ रहे हैं, इलेक्शंस होने जा रहे हैं, निगरान हुकूमत बनने जा रही है, आपके ख्याल में कहाँ गलती होगी पीटीआई से? ही डजंट बिलीव इन ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर। सबसे पहले तो जब एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट का ही है, तो अगर आप फॉलो करते हैं डेमोक्रेसी को तो एक्सेप्ट करें, दे नो इशू, 1 साल के बाद इलेक्शन हो जाएंगे। आपने सोचे समझे बगैर पूरी नेशनल असेंबली के अपने जितने मेंबर्स उनको रिजाइन करवा दिया। सो आपने अपनी रिप्रेजेंटेशन वहां से खत्म कर दी और राजा रियाज जैसे ऑपोजिशन लीडर बन गए। नंबर 2 आपने क्या किया, पंजाब और केपी की गवर्नमेंट थी, आप टक्ड इन थे, आपको चौधरी परवेज इलाही, इवन वहाँ के सेक्रेटरी जो थे मिनिस्टर केपी के, वो भी ये कह रहे हैं कि असेंबली डिसॉल्व नहीं करें। आपने वो डिसॉल्व कर दी, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी, आज छुपते फिर रहे हैं इसलिए कि वहाँ भी आपकी हुकूमत नहीं है, जब दोनों को खत्म कर दी। अगर हुकूमत रहती पंजाब में, वहाँ पर भी 1-1.5 साल अगर ये अच्छे तरीके से अपने वहाँ पर लोगों का काम करते, उनको फंड देते, कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट होती, वोट बैंक इंप्रूव करके आज इलेक्शन में जा रहे होते थे, ही वुड हैव बीन अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन। नंबर 3 बात जो सबसे बड़ी गलती है और जो नाकाबिले माफ़ी भी है, वो ये है कि 25 मई 2022 को जब आपने एक नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर दिया फौज के खिलाफ, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, फौज जो होती है वो मीर जाफर, मीर सादिक, उसके बाद आपने कहा कि फौज एनिमल्स होते हैं, फिर आपने जनरल बाजवा का जिक्र किया, फिर एक डेकोरेटेड 2 स्टार मेजर जनरल जो कि उनकी अला परफॉर्मेंस है इंटेलिजेंस पे, उनके बारे में आपने इल्जामात लगाए और एंड में आपने 9 इनको कह दिया कि सब कुछ जनरल मुनीर ने किया, जिसमें आपने बच्चों के माइंड्स को, लड़कियों के माइंड को अपने ब्रेन वॉश कर दिया, उनके अपने माइंड को पॉल्यूट कर दिया। और जी क्वार्टर में शोहदा की जो निशाने हैदर हैं उनके जो यादगारों को आज तबाह कर दिया। तो उसके बाद फिर आपने रिग्रेट भी नहीं किया। क्या आपने कहा कि नहीं, इट शुड बी पीसफुल प्रोटेस्ट, मेरे अरेस्ट पे आपने लिबर्टी में चले जाएं, माल रोड पे चले जाएं, बट कोई कानून को अपने हाथ नहीं लगा, आपने नहीं कहा। आपने बाद में रिग्रेट शो नहीं किया कि हाँ जी, मैं एज ए लीडर, एज ए पोलिटिकल लीडर, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि ये अगर हुआ मैं कौम से माफ़ी मांगता हूँ, शोहदा के लवाकीन से माफ़ी मांगता हूँ और पाकिस्तानी अवाम से मांगता हूँ, ये नहीं होना चाहिए था। आपने वो भी नहीं किया। तो आपने तो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। उसके बाद लास्ट उन्होंने एक और जो सबसे बड़ी बात की, 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन इलेक्शन होंगे, उसके बाद एक कमेटी बैठ गई, 3 आपके थे, 3 अपोजिशन गवर्नमेंट के थे। फैसला हो गया तकरीबन कि हम बजट के बाद असेंबली डिसॉल्व कर देंगे। आपने कहा 14 मई को सारी असेंबली डिसॉल्व करें। सो हर जगह पर आपने अगर ईगो लगाएंगे, आप उनसे बैठते नहीं हैं। आपके 1,76,00,000 वोटर थे जी, उनके थे 2 करोड़ से ऊपर थे पूरी, अगर पीडीएम को मिलाए तो ऑपोजिट गवर्नमेंट थी, ऑपोजिट, यू हैव टू सिट डाउन द पॉलिटिक्स, फाइंड अ सॉल्यूशन आउट। ये वो गलती हैं जो जिसकी वजह से आज इन्होंने अपने आप को और अपनी पार्टी कारकुनों को और पार्टी लीडरशिप को तबाही की तरफ लेकर गए हैं। तो आई थिंक ही शुड रियलाइज। ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है, कोई ऐसा तरीकाकार है या इस बात पर गौर किया जा रहा है कि कोई वापसी का रास्ता हो? आपको लगता है कि सूरत हाल नाकाबिले वापसी है या फिर वापसी का कोई रास्ता हो सकता है? आई थिंक उन्होंने पूरे अपने जितने विंग्स से वो क्लिप करवा लिए हैं और सोचे समझे बगैर। हमेशा आपने कभी भी सोच समझ के फैसले नहीं किए हैं और जिस तरीके से आपने दुश्मन के नैरेटिव जो 75 ईयर से वो चाह रहा था। आप देखिए इंडिया में, मैं चैनल पे जाता हूँ, मैंने पिछले 200 कॉलियाँ आई हैं, मैंने अटेंड नहीं किया, इतने ढोल बजा रहे हैं खुशी से। उसके बाद अवाम और फौज में जो एक एतमाद था, आपने वो दूर करने की कोशिश की है, जो तो शुक्र है फौज ने 9 मई को बड़ी पेशा वाराना अमली से उसको अवॉइड किया, आपने स्टेन शो किया, आपने क्लैश नहीं होने दिया। वरना सोचें आप कि खुदा न खास्ता क्या हालात होते, नेशनल सिक्योरिटी कितना बड़ा इशू होता, थ्रेट होता। तो अब उस वक्त ये सारी थी करने की। और फिर एनिमी के नैरेटिव देखें, बड़ा क्लियर है, फौज और अवाम में जो एतमाद है उसको दूर कर दें, फौज को कमज़ोर करें और खुदा न खास्ता पाकिस्तान की फेडरेशन को कमज़ोर करें। एक बात याद रखिए, यू फाइट एज अ नेशन। फौज मजबूत है तो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान मजबूत है। ये हमें सोचने अब इसके लिए आई थिंक इस पे कोई ब्रिगेडियर साहब, ये बड़ा सोच समझ के इन्होंने शायद किया होगा, जो कि जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया, जो गलतियां आपने बताई हैं,
और आपको क्या लगता है कि अब क्या होने वाला है और क्या उनको रियलाइज होगा या अब वक्त गुजर चुका है अब? आई थिंक ही इज नॉट रियलाइज। अगर रियलाइज किया होता ही शुड हैव कम ऑन। जो इतने व्हीलर अपने देते हैं, कहते हैं कि यस आई फील सॉरी, आई अपोलोजाइज लवाकीन से, सो से मैंने गलती की है, मैं आई रिग्रेट करता हूँ। कोई उनकी बात ही नहीं है। अभी भी वो वही बात कर रहे हैं, जी मेरे से जाती हो रही है, मुझे ये कर रहे हैं। फौज को आप लड़े, आपने सियासी लड़े। आपने अगर आपने एहतजाज करना था अरेस्ट के ऊपर, तो आप जाते पीसफुल धरने देते या हुकूमत की तरफ डायरेक्शन करते ना। बट व्हाई टू गो टुवर्ड मिलिट्री? दैट शोज कि ही इज नॉट रियलाइजिंग कि कितना बड़ा ये डेंजरस था एक्शन, जिसको खुदा ना खास्ता फौज ने बड़ी अच्छी हिकमत यानी सोच समझ से अवाम को और फुट ट्रुप्स को क्लैश नहीं होने दिया। दैट वाज द डिजाइन, जो इससे बचत हो गई। ठीक है। अच्छा इमरान शफीक साहब, जैसे कि आप साबिक प्रोसिक्यूटर नैब भी हैं, तो नैब के केसेस पे भी आपकी गहरी नज़र है। जो चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जो केसेस हैं, अलकादिर ट्रस्ट है या दीगर केसेस हैं, आपको कितना पोटेंशियल उसमें नज़र आता है और क्या लगता है आपको कि कितने चांसेस हैं उसमें सज़ा हो सकती है, और अगर सज़ा हो जाएगी तो उसके बाद क्या आगे क्या होगा फिर? इमरान शफीक साहब, गालिबन इमरान शफीक साहब से। जी इमरान साहब जी, मेरी बात। दो केसेस ऐसे हैं, अलकादिर ट्रस्ट केस और तोशा खाना केस, जो इतने कसीर डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं और इतने मजबूत डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं कि मुझे नहीं लगता कि इन दो केसों में सजा से बच सकते हैं। यानी नैब की सतह पर तोशा खाना केस चाहे नैब में चले तब भी उसकी सजा के पूरे इम्कानात हैं, और जो इस वक्त सेशन कोर्ट में वो केस चल रहा है इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर, वो भी इंतहाई मजबूत और जानदार केस है उनके खिलाफ। और इसी तरह जो अलकादिर ट्रस्ट केस है, उसमें तो हर चीज डॉक्यूमेंटेड है और इतनी मजबूत डॉक्यूमेंटेड है। देखिए, बरतानिया का पैसा देना, पाकिस्तान में पैसे का आना और उस पैसे को फिर एक दूसरी ट्रांजैक्शन के रूप में एक खास शख्सियत को फायदा देना, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो एडमिटेड हैं। और काबीना में का खत लहरा कर उसकी बंद लिफाफे की मंजूरी लेना, यानी ये एक ऐसे मिस यूज ऑफ अथॉरिटी का केस है जिससे मुझे नहीं लगता कि ये इससे बड़ी आसानी के साथ इन केसों से निकला जा सकता है। ये अगर किसी सियासतदान पर, मैं अगर ये कहूँ ना कि किसी सियासतदान पर अगर नैब के मजबूत तरीन केसेस कौन से तारीख में रहे या हो सकते हैं, तो मैं अलकादिर ट्रस्ट केस को और तोशा खाना केस को मजबूत तरीन केसों में गर्दानता हूं और उनको शुमार उनका करता हूं। लेकिन इमरान डिलिंग टैक्टिक्स भी तो यूज किए जा रहे हैं, जैसे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में वापस ये भेजा मामला के 7 दिनों के अंदर इसका फैसला करें। ट्रायल कोर्ट ने कह दिया कि अब ये काबिल समात है, तो कोशिश तो बड़ी की जाती रही चेयरमैन पीटीआई की जानिब से इसको डिले किया जाए, इसको नाकाबिल समात डिक्लेयर करवाया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। आप समझते हैं कोई बचत का रास्ता है, कुछ डिले हो सकता है ये मामला? और देखिए, बदकिस्मती रही है कि इस तरह के मुकदमात को तवालत के जरिए, ताखीर के जरिए, ताखीरी हरबों के जरिए, लीतोलाल के जरिए और रोने धोने के जरिए लटकाने की कोशिश की जाती है और कानूनी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आपके पास बहरहाल इन दोनों केसों की हद तक मैं समझता हूँ कि चारागाह सिर्फ इतना ही है कि वो किसी तरीके से अगर इनको लटका सकते हैं इलेक्शन तक, ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इनको कानून के मेरिट के एतबार से देखें, अगर ये मुकदमात अदालतों में चल जाते हैं तो तोशा खाना केस जो इस वक्त सेशन कोर्ट में काबिल समात है, उसका फैसला, उसमें तो गवाही टोटल 6-7 है, और वो केस तो मेरा ख्याल है कि 2-3 महीने के अंदर उसका बड़ी आसानी के साथ फैसला होकर उसका कोई ना कोई आउटकम निकल सकता है। इसलिए उनके पास बहरहाल रास्ता यही है कि इन केसों को लटकाएं, और उन्होंने यकीनन ये हरबा अभी तक बहुत खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया है, बहुत महारत के साथ इस्तेमाल किया है। अदालतों से हर मौके पर उन्होंने स्टे लिया है। अगर हाई कोर्ट अगर स्टे ना दे और ये निचली अदालत को केस चलने दिया जाए, तो मेरा ख्याल है जैसे कि पहले भी होता रहा है, आपको याद होगा कि पनामा केसेस में तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जज मुकर्रर कर दिया था जो उन केसों को देखे और वो पूरी निगरानी करे, और पूरी कार्रवाई चली, और मॉनिटरिंग जज, और एक भी स्टे उस केस में नहीं हुआ था, और इसलिए वो तब भी जाके 8 महीने में जाके उसका प्रोसेस मुकम्मल हुआ। तो ये केस जो है, इसमें तो बार बार स्टे भी होता है, सारी चीजें होती हैं। तो मेरा ख्याल है इंसाफ के पैमाने जो है वो सबके लिए एक जैसे होना चाहिए। अगर मॉनिटरिंग जज, बुनियादी तौर पर मैं उसको दुरुस्त नहीं समझता, लेकिन अगर उस केस को मॉनिटर किया जा सकता था
तो बहरहाल इस केस को भी मैं असूली तौर पर दुरुस्त से समझता, लेकिन आपको बहरहाल नजर आना चाहिए पाकिस्तान के अवाम को कि अगर एहतसाब करने में आप संजीदा हैं तो शफाफ प्रोसेस बहरहाल नजर आना चाहिए। और ठीक है। शफाफ वही अच्छा, होता है कि जो अपने इमरान कानूनी तकाज़ों को इमरान पूरा साहब करते हुए। एक और बड़ा अहम सवाल है, ये भी बातें हो रही हैं कि ये जो अलकादर ट्रस्ट केस है, इसमें कोई वादा माफ गवाह भी कोई बनने जा रहा है। वो गवाही बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके हवाले से ज़रा ये बता रहे हैं कि वो गवाही हो सकती है। अभी पहले तो ये था, नैब तरामीम से पहले कुछ यही इतला थी कि आप हमें ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकते हैं कि जो वादा माफ गवाह बनेगा वो भी शरीक मुलजिम ठहरेगा। लेकिन अब जो नैब तरामीम हुई हैं उसमें वादा माफ गवाह को क्लीन चिट मिल सकती है और वो शरीक मुलजिम नहीं होगा और उसकी गवाही बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो इस केस में ये जो वादा माफ गवाह वाला जो पॉइंट है उस पे आपकी क्या टेक है? मेरा ख्याल है ये वादा माफ गवाह वाला जो चीज डाली गई है ना इसमें, और कानून में तरमीम करके वादा माफ गवाह को जो फायदा दिया गया है, ये मेरा ख्याल है जब अदालतों में आखिर में जब केस आएगा ना तो ये कमजोर करेगा इस केस को। यानी एक अच्छा खासा केस है, डॉक्यूमेंट्री अदरवाइज वो साबित शुदा है, उसमें वादा माफ गवाह आप डालेंगे और वादा माफ गवाह वो भी ऐसा होगा कि जिसे मुल्जिम नहीं ट्रीट किया जाएगा बल्कि गवाह के, जो कि वादा माफ गवाह का तस्वुर ही नहीं है। वादा माफ गवाह होता ही वो है कि जो बेसिकली मुल्जिम होता है, जो उस जुर्म में शामिल रहा होता है और जो अपने आप को अदालत के रहमो करम पर और नैब के रहमो करम पर रख कर सच बताता है और उसके कंसिक्वेंसेस भुगतने के लिए तैयार होता है। सिर्फ उसको सजा नहीं दी जाती तो या सजा में कमी की जाती है तो वो होता मुजरिम ही है। तो इस तस्वुर को अगर आप बदल के किसी वादा माफ गवाह को ले भी आएंगे और ट्रायल करके वक्ती तौर पर सजा भी दे देंगे तो बहरहाल वो वादा माफ गवाह की हद तक ना केस कमजोर हो जाएगा, वो कोई अच्छा तासुर नहीं बनेगा। अदरवाइज एक मजबूत केस है, उसमें वादा माफ गवाह को कानून बदल कर इस तरीके से अगर आप डालने की कोशिश करेंगे तो वो जो है ना वो एक ठीक काम जो हो सकता है उसको खामखा कमजोर करने की कोशिश करेंगे। एक और अहम मामला है, सबकी नज़रें निगरान वज़ीर आज़म पर लगी हैं। आने वाला निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा? पहले 2 नाम सामने आए थे और अब इनकी तादाद बढ़कर 5 हो गई है। कौन बनने जा रहा है निगरान वज़ीर आज़म और अगली हुकूमत में वज़ीर आज़म कौन बनने जा रहा है, इस पर बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। निगरान वज़ीर आज़म के लिए चंद नाम जो है वो सामने आए हैं। डॉक्टर आबिद अब्बासी साहब, आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इन तमाम मामलात पर, आपको क्या लगता है किसका नाम फाइनल होने जा रहा है निगरान वज़ीर आज़म के लिए? अच्छा, ये प्रेडिक्शन तो बड़ी मुश्किल है। बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये ख्याल होगा कि वो एक ऐसा नाम लेके आएँ जिस पर उनका इत्मीनान हो, और मेरा ये ख्याल है कि ये अहम नहीं है कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी का पसंदीदा नाम हो या कोई ऐसा थ्रिलिंग किस्म की शख्सियत हो। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये पाकिस्तान एक बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान इस वक्त जिस सिचुएशन में है, यहाँ पे एक ऐसा नाम आना चाहिए। अगरचे ये बात भी दुरुस्त है कि निगरान वज़ीर आज़म के पास डे टू डे बिज़नेस को कंटिन्यू करने के इख्तियारात होते हैं, वो कोई बड़े लेवल पर कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकता, वो कोई रोल नहीं प्ले कर सकता। देखिए, दुनिया भर में जहाँ सेटल डेमोक्रेसीज़ हैं, जहाँ पे फंक्शनिंग डेमोक्रेसीज़ हैं, अगर हम इंडिया की बात करें, अगर हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी इंग्लैंड की बात करें, तो वहाँ पे निगरान वज़ीर आज़म का कोई तस्वर नहीं है। निगरान वज़ीर आज़म का तस्वर दरअसल हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की, हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम की तौहीन है। होता ये है कि दुनिया में जहाँ पे फंक्शनिंग और सेटल डेमोक्रेसीज हैं, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो है वो इतना मजबूत होता है कि वो इलेक्शन करवाता है, और इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर जो है वो जब उसका टेन्योर ख़त्म हो जाता है तो वो इलेक्शन करवाता है, लेकिन उसके पास इख्तियारात नहीं रहते कि वो कोई अपनी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर दे सके। तो हमारे यहाँ ये इस तस्वर को ख़त्म करने के लिए, चूँकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी तो कभी रूटेड हो नहीं सकी, और 2010 में PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी और दीगर जो छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ में जैसे अवामी नेशनल पार्टी थी, JUI थी, और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ क्यू लीग थी उस वक्त, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, कायदे आज़म और MQM, इन तमाम लोगों को इत्मीनान में लेकर ये एक शक निकाली गई थी कि एक ऐसा न्यूट्रल सेटअप बनाया जाए जिस पर किसी को उंगली ना उठानी पड़े, चूँकि हमारा माजी को अच्छा नहीं है इलेक्शन के हवाले से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये करने के बाद भी आज हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि हम एक ऐसा न्यूट्रल सेटअप बना सकें जिस पर मुकम्मल इत्मीनान हो। अब एक क्वेश्चन जो रेज होगा वो ये होगा कि PTI ये कहेगी कि जनाब नेशनल असम्बली के अंदर जो अपोजिशन लीडर है वो अपोजिशन लीडर डमी है, और हमारा अपोजिशन लीडर होता तो तब हम मानते। चूँकि जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा है, मैं हर्फ ब हर्फ उनसे इत्फाक करता हूँ कि PTI ने फाशिस्ट टेंडेंसीज इस मुल्क में वो की, लेकिन आपको किसने कहा था कि आप नेशनल असम्बली से इस्तीफा दे के घर चले जाएं ताकि राजा रियाज बने?
अब अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, देखें मुल्क में रूल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का होता है और होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत राजा रियाज पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर हैं, आइदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट, बिकॉज आपने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी और आप पार्लियामेंट से प्रोग्राम का वक्त चूंकि खत्म होने जा रहा है, मैं जाते हुए ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है कि निगरान हुकूमत किस हद तक इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकती है आपके ख्याल में? देखें, सबसे बड़ी बात है कि चीफ इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारा ओनर्स फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन इनके ऊपर है। और जो निगरान हुकूमत आती है, आई एम श्योर कि वो एक बिल्कुल इम्पार्शियल प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए। निगरान हुकूमत में सेटअप भी ऐसे ही होना चाहिए जो नॉन कंट्रोवर्शियल हों, और बिल्कुल उनका टास्क एक डे टू डे एंड देन ऑफ कोर्स इंश्योर प्रॉपर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस वो होने चाहिए। और वो प्राइम मिनिस्टर किसी के ऊपर फिंगर नहीं उठानी चाहिए, उनके ऊपर इस तरह को होना चाहिए। और सेकंड, मैच्योर और समझदार हो, जिसको सब पाकिस्तान में लोग समझते भी हों, ताकि ही शुड शो अथॉरिटी। और वो फिर जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन कोऑर्डिनेट करके जो जो रिक्वायरमेंट है वो इलेक्शन में पूरी करे। आपने सिक्योरिटी फोर्स देनी है, आपने सिविल आर्म फोर्स देने हैं, आपने कि इलेक्शन कमीशन के बाकी कैसे लोग देने हैं, जुडिशरी के हैं, ब्यूरोक्रेसी के हैं, बट सही इलेक्शन होने चाहिए ताकि अवाम जिसको भी लेकर आए अपने मैंडेट से वो फिर अगले 5 साल हुकूमत करे और अवाम के लिए कोई खिदमत करें। देखें, अब ये असेंबली बनती क्यों, बेसिकली पर्पज ही यही है कि अवाम अपने हल्के से अपना नुमाइंदा चुनते हैं, वो असेंबली में जाता है, फिर वो मिलके वहाँ पर कानून साजी भी करते हैं और हुकूमत बनाते हैं जो अवाम के लिए काम करती है। लेकिन हमारे मुल्क में कोई ऐसा है कि इसका काफ़ी फुकदान है। ब्रिगेडियर साहब, जाते हुए सिर्फ क्विकली अगर आप ये बता सकें, 2 नाम, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ या वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो, कौन आपके नज़र में? आई थिंक ये अभी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से। ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी वुड लाइक के बिलावल भुट्टो बने, लेकिन मियां नवाज शरीफ आ रहे हैं। अब डिपेंड उनके ऊपर करता है कि वो अगर उनके केसेस ख़त्म होते हैं और उनको चौथा टेनर मिल जाता है, देन आई एम श्योर कि वो लाइकली कैंडिडेट। बट ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स से निकल के आवाम के लिए और कोई पॉलिटिकल पार्टी से दूसरे लोगों को सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है जी सर, पॉइंट आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर आबिद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, इमरान शफीक साहब, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।